हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम यहाँ पे बात करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका में वह कमीज, मतलब कि जो अभी तक हमने कमीज को तैयार किया। ठीक है, स्वप्ना नाम की जो महिला थी वो खेतों में कपास उत्पन्न करती है, उत्पादित करती है। देन उसके बाद वो कपास जिनिंग मिल में जाते हैं, उससे वो क्या निकालते हैं, उसके जो भी दाने होते हैं वो निकालते हैं, अलग करते हैं। देन उसके बाद उसका सूत बनाया जाता है। सूत बनाने के बाद बुनकरों के पास आता है। बुनकरों के पास से फिर व्यापारी ले जाके कारखानों में देते हैं। ठीक है, जब फाइनल रूप से एक कमीज तैयार हो जाती है तो वो, अब बात करें हम संयुक्त राज्य अमेरिका में वह कमीज की क्या रेट होगी। जो हमारे इंडिया में कमीज बन रही है वही कमीज यदि हम संयुक्त राज्य अमेरिका में ले जाके बेचते हैं या बात करते हैं तो वहाँ पे उसका क्या प्राइस होगा या क्या वैल्यू है उस कमीज की, इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के कपड़ों की एक बड़ी दुकान पर बहुत सी कमीजें प्रदर्शित की गई हैं। आपको पता है कि मतलब जो भी बड़ी हो या छोटी हो, एक कमीज कोई रख के नहीं दुकान खोलता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको मोबाइल का भी एग्जांपल दिया था कि यदि हमको हमारा फ़ोन है, थोड़ा बहुत उसमें ख़राबी है या कि ख़राबी भी नहीं है, हमको नया फ़ोन लेना है तो हमको किसी को बेचना है, उसके लिए हम मार्केट नहीं खोलेंगे। उसके लिए तो हम किसी को, जिसको भी उसकी नीड होगी, हम दे सकते हैं। ठीक है, और उससे पैसा ले सकते हैं। तो इसी तरह ये लोग क्या करते हैं कि मतलब दुकानें होंगी, जो भी दुकान खोलेंगे तो वहाँ पे एक नहीं बहुत सारी रखेंगे। तो वहाँ भी बताया जा रहा है कि बहुत सी कमीजें प्रदर्शित हैं, की गई हैं। इनकी कीमत क्या थी, $26 रखी गई थी। ठीक है, अर्थात हर कमीज $26 यानी 1200 बेची जाएगी। अब यहाँ पे $26 का मतलब क्या है कि वहाँ का $26 आपको बहुत छोटा लग रहा होगा। ठीक है, लेकिन वहाँ का $26 भारत का, आपको पता है कि वहाँ का $1 भारत का ₹70 के बराबर हो रहा है। ठीक है, यानी कि अभी हाल फिलहाल की बात करें तो शायद $70 के आसपास ही है $1 की कीमत जो है। तो वहाँ का $1 जो है अमेरिका का, वो कितना हो रहा है इंडियन रुपए में, ₹70 हो रहा है। ठीक है, तो ये कितना बता रहा है। हालांकि ये उस टाइम की बात है जब वो उन्होंने ये किताब छापी, तब डॉलर की प्राइस जो भी थी उस अकॉर्डिंग ₹1200 हो रही है। ठीक है, लेकिन अभी मैं प्रेजेंट टाइम का डाटा बता रही हूँ कि शायद $70 के आसपास है, क्योंकि क्या होता है कि एग्जैक्ट नहीं कह सकते, इसका जो भी है प्राइस डेली घटता बढ़ता रहता है। ठीक है, तो आप जब द हिंदू पेपर पढ़ते हो, न्यूज़पेपर, वहाँ पे साइड में इसका पूरे जितनी भी करेंसीज होती हैं उनका प्राइस भी दिया रहता है, कितना बढ़ रहा है या घट रहा है। तो वहाँ पे कभी 69 हो जाता है, कभी 70 हो जाता है, कभी 71, कभी पॉइंट में भी बढ़ जाता है। तो लेकिन मेन मुद्दा है यहाँ पे समझने वाला कि जो अमेरिका का $1 हमारे यहाँ की काफ़ी सारी, मतलब कि बताएं तो रुपए, जैसे हमारे भारत में रुपए चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है। ठीक है, तो अमेरिका का $1 हमारे भारत का $70 के बराबर अभी फिलहाल हो रहा है। ठीक है, यानी कि बात करें अमेरिकन करेंसी, हालांकि हम कुछ भी आयात निर्यात करते हैं किसी भी कंट्री से, हमको डॉलर में ही पे करना पड़ता है। ठीक है, जैसे आप सपोज आपको पता है कि हमारे यहाँ तेल काफ़ी कम मात्रा में उत्पादित होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, ईरान या इराक, जो भी अमीरात में डिपेंड रहते हैं कि वहाँ से तेल लेंगे। ठीक है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, हमको जो भी लेते हैं, जो भी चीज़ें आयात करते हैं, उसका पेमेंट हम डॉलर में करते हैं। ठीक है, यानी कि हमारा रुपया जो है वहाँ के डॉलर में कन्वर्ट होके फिर वो पेमेंट जाता है। तो ऐस मतलब कि जो भी हमारा होता है, पूरे हम कहीं भी लेन देन कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है कि डॉलर जो होती है, ऐसा नहीं है कि डॉलर मतलब लास्ट है कि सबसे महंगी करेंसी है, ऐसा नहीं है। बहुत से ऐसे कंट्री हैं जहाँ की जो भी रुपए मतलब की बात करें तो वहाँ की जो भी मुद्रा चलती है तो काफ़ी उनका इंडियन रुपए के कंपेयर में बात करें तो बहुत ज़्यादा, किसी किसी का तो एक जो भी टका वका चलता है वहाँ पे कितना हो जाता है कि मतलब टका तो ढाका का है आई थिंक। कई सारे ऐसे, जैसे कुवैत का ही आप ले लीजिए, वहाँ पे जो मुद्रा चलती है उसका समथिंग 150-200 भी पहुँच जाता है। कि यहाँ का बात करें तो वहाँ के एक का यहाँ ₹150 हो रहा है। ठीक है, जैसे वहाँ के $1 का, अमेरिका के $1 का यहाँ भी ₹70 हो रहा है। ऐसे और भी देश है जहाँ काफ़ी महंगी करेंसी होती है उनकी। तो मतलब कि यहाँ यदि वो $26 में बेच रहे हैं, यानी कि ₹1200 एक कमीज का बेच रहे हैं। ठीक है, उन्होंने ₹200 में कमीज ली थी, अब ₹1200 में बेच रहे हैं। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो दिए गए चित्र के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी कि यहाँ पे एक जो डायग्राम दिया हुआ है तो बता रहा है किसको फिल करने के लिए कि जो भी एक कमीज के व्यवसायी ने दिल्ली से वस्त्र निर्यात
निर्यातक से कमीज कितने रुपए में खरीदती है, ठीक है, यानी कि उसने कमीज को कितने रुपए में खरीदा। देन उसके बाद कि प्रति कमीज के हिसाब से किस हिसाब से खरीदा, फिर उसने कितने रुपए में संचार माध्यमों या विज्ञापन पे खर्च किया। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे क्या बता रहा है, 300 रुपये उसने विज्ञापन में खर्च करता है। और उसके आगे देखें तो उसने क्या किया है कि मतलब इसमें कितना खर्चा लगा है। इसके बाद लगभग प्रति कमीज कितने रुपए, मतलब प्रति कमीज कितने रुपए में स्टोर में रखने, प्रदर्शन व अन्य मद में खर्च किए। इस तरह से इस व्यक्ति को 600 रुपये लागत की पड़ी, ठीक है, यानी कि वो टोटल बात करें उसका एडवर्टाइजमेंट सब कुछ मिला के 600 रुपये पड़ता है, ठीक है। 300 रुपये उसने विज्ञापन में लगा दिया, उसने भंडारण आदि में कितना लगा दिया, 100 रुपये लगा दिया, और उसको जो भी उसका खरीदने बेचने का था 200 रुपये का था, ठीक है। तो यहाँ पे उसने लिया 200 रुपये में, और यहाँ पे क्या किया उसने, जो क्रय किया यानी कि किसी से खरीदता है 200 रुपये में वो कमीज खरीदा, ठीक है। आप यहाँ पे थोड़ा समझिएगा। तो यहाँ पे वो 200 रुपये की कमीज खरीदा, 100 रुपये उसके भंडारण वगैरह दैट मीन्स की व्यवस्था जो भी वहाँ का अपना स्टोर वगैरह सजाया उसमें लगा दिया। उसके बाद 300 रुपये उसने एडवर्टाइजमेंट में लगा दिया, ठीक है। और फाइनल रूप से कमीज इसकी कितने रुपए की हुई, 600 रुपये की फाइनल लागत हुई इसकी, ठीक है। लेकिन 600 रुपये की कमीज को अमेरिका में कितने रुपए की बेची जा रही है, 1200 रुपये की, ठीक है, यानी डबल प्रॉफिट। $26 की बेची जा रही, यानी 1200 रुपये की कमीज बेची जा रही। खरीदी कितने की गई थी, 600 रुपये की खरीदी गई थी। वो लोग इतना, आपको भी पता है कि हम जब भी मार्केट जाते हैं, शॉपिंग मॉल का तो मैं नहीं कहती क्योंकि वहाँ पे रेट भाव तो कुछ होता नहीं है, लेकिन यदि हम कोई फुटकर बाज़ार में जाते हैं जो कि परमानेंट मार्केट होती है, वहाँ पे यदि हम कुछ करते हैं कि भैया हमको इतने में नहीं, इतने में मतलब ज़्यादा महंगा पड़ रहा है, थोड़ा सस्ता लगाओ, वो इतना ज़्यादा प्राइस बढ़ा के बोलते हैं कि आप कम करोगे तो कितना करोगे, 50 रुपये, 10 रुपये कम करोगे, 50 रुपये कम करोगे, उसके आगे तो आपकी भी हिम्मत नहीं होगी कि भैया मैं 1200 रुपये के सामान को कैसे मैं 500 रुपये या 600 रुपये बोल दूँ, ठीक है। अब यही पे ये जो 1200 की कमीज है, तो यदि हम मोल भाव करने जाएँ तो क्या बोल सकते हैं, हमारी हिम्मत है कि नहीं भैया मुझे 700 तक की दे दो चलेगा, हम नहीं बोल सकते। इसमें 150 रुपये कम कराएंगे, उनको इतना प्रॉफिट, मतलब कि डबल प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे मेन मुद्दा क्या था समझने का, कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किसको हो रहा है, ठीक है, कि जो इतना लगातार मेहनत किए जा रहा 12-12 घंटे मेहनत कर रहा, क्या उसको प्रॉफिट मिल रहा है, या कि जब फाइनल रूप में मार्केट में आती है उसको प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है कि एक कमीज का इनको 600 रुपये लाभ मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद यदि हम आगे बात करें यहाँ पे, तो 1200 रुपये में क्या होता है कि बेचता है, एक कमीज पर उसे 600 रुपये का मुनाफा हुआ। मुनाफा का मतलब यानी कि लाभ हुआ, ठीक है। जो मतलब वो मुनाफा का मतलब हम लोग पहले लिखे भी थे, और यहाँ पे आई होप कि आप सभी को पता भी होगा, यदि नहीं पता तो आप एक बार फिर नोट कर लीजिएगा। मुनाफे का मतलब ये होता है कि जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं, ठीक है, उसका जितना भी हमारा लागत हुआ, सपोज हम कोई यहाँ पे कपड़े की दुकान रखे हैं, और वहाँ का बिजली का बिल, रूम का रेंट जो भी होता है, और उसके बाद जो कर्मचारियों का खर्चा होता है, यानी जो उनकी पेमेंट होती है, वो सब देने के बाद, और जो हम लेते हैं मतलब कपड़े खरीदते हैं जहाँ से, उसका पूरा चुकता करने के बाद बेचने पे जो हमको लाभ मिलता है, ठीक है, ये सब काटने के बाद जो लाभ मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, मुनाफा कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो क्रय किए उसका मूल्य, जो भंडारण विज्ञापन का मूल्य मिला लिए, और कर्मचारियों का सबका मिला के जितना भी हमारा खर्चा लगता है उसको मिलाने के बाद यदि हम उसमें से कट करें और हमको कोई प्रॉफिट हो रही है, तो वो हमारा क्या होगा, मुनाफा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हुआ, 600 रुपये का इनको लाभ होता है। वह जितनी अधिक संख्या में कमीज बेचेगा उसे उतना ही अधिक लाभ होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो जितनी अधिक संख्या में कमीज खरीदेगा उतना ही ज़्यादा उसको प्रॉफिट होगी। यानी कि आपको पता है कि इतना, मतलब ये क्यों कहा गया कि जितनी अधिक कमीज खरीदेगा,
जब हम कोई चीज़ थोक पे लेते हैं वो हमको और सस्ती मिलती है, ठीक है। यानी कि हम एक बंडल ले रहे हैं कोई भी चीज़ों का या बहुत ज़्यादा चीज़ें ले रहे हैं, तो फिर वो क्या करते हैं हमको थो मतलब सस्ती देते हैं। और हमने आगे पढ़ा भी था कि जो यदि हम किसी चीज़ का निर्यात कर रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हम अमेरिका की बात कर रहे हैं कि अमेरिका में एक कमीज यहाँ की बनी हुई कितने की बिकती है, ठीक है। तो जब हम कोई चीज़ निर्यात करते हैं वो पहले से ही रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, अपनी कुछ शर्तें रख देते हैं वहाँ पे कि यहाँ पे इतना इतना शर्त होगा और यदि मानना है तो ठीक है, यानी आपको प्राइस भी कम लेना पड़ेगा और वहाँ पे अच्छी क्वालिटी भी होनी चाहिए और अच्छा उसका जो भी होना चाहिए, मतलब कपड़े वगैरह सब कुछ होना चाहिए और पैसा कम लोगे आप, ठीक है। और टाइम पे आप क्या करोगे, माल डिलीवर करोगे। और ये लोग मानते हैं, उनकी बात को बखूबी निभाते भी हैं, क्योंकि यदि नहीं निभाएंगे तो उनका व्यापारी है भैया, वो तो चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन का ज़माना, एक गया तो दूसरा तो तैयार बैठा है, बिल्कुल। तो इसलिए वो लोग ये सब मानते हैं और वहाँ पे जो भी थोक पे लेते हैं कि हम भाई आपका सामान थोक पे ले रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप हमको सस्ता दोगे ही, ठीक है। यदि नहीं तो हम जहाँ सस्ता मिलेगा फिर वहाँ लेंगे, आपकी ही दुकान क्यों, क्या मतलब पूरे वर्ल्ड में आपकी ही दुकान है। तो इसलिए वो लोग ऐसा करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं तो वस्त्र निर्यातक ने 200 रुपये प्रति कमीज के हिसाब से कमीज बेची। कपड़ा व कमीज में लगने वाले अन्य कच्चे माल का मूल्य 70 रुपये प्रति कमीज के हिसाब से पड़ा, ठीक है। यानी कि बात करें तो कपड़ा जो था वह कच्चा माल था, कच्चे मोल का मतलब 70 रुपये प्रति कमीज के हिसाब से पड़ा। कामगारों की मजदूरी 15 रुपये प्रति कमीज और कार्यालय चलाने का खर्चा 15 रुपये प्रति कमीज, ठीक है, की दर से हुआ। क्या आप वस्त्र निर्यातक को प्रति कमीज पर मिलने वाले लाभ की गणना कर सकते हैं। यानी कि जो भी इसका पूरा खर्चा दिया हुआ है कि जो रॉ मटेरियल होता है उसका कमीज में प्रति कमीज 70 रुपये लगता है। उसके बाद हम बात करें तो जो भी मजदूरी वो है 15 रुपये प्रति कमीज। मान के चलो आपकी कोई दर्जी है या जितने भी लोग काम करते हैं उनके लिए आप 15 रुपये प्रति कमीज निकालते जाओ, ठीक है। और 15 रुपये प्रति कमीज से भी आप उनमें से भी डिवाइड करोगे, जैसे हमने देखा था कि दर्जी को अलग पैसा मिल रहा है, उसके बाद जो भी मतलब अलग काम करने वाले होते हेल्पर थे उनको अलग पेमेंट मिलती थी, ठीक है। उसके बाद आता है कि कार्यालय चलाने के लिए भी क्या होता था कि 15 रुपये प्रति कमीज। यानी कि बात करें तो इसने कितना लिया, 70। यहाँ पे बात करें 100 रुपये कुल लगता है, 100 रुपये ये 200 रुपये की बेचता है, ठीक है। यानी इसको 100 रुपये प्रॉफिट हुआ, 70 रुपये का ये दिया, 15 रुपये ये और 15 रुपये ये, यानी कि टोटल कितना हो गया हमारा 100 रुपये होता है। और 100 रुपये में ये 200 रुपये की बेच रहा है, ठीक है। थोक में बेच रहा है फिर भी ये 200 रुपये की बेच रहा है, यानी इसको भी 100 रुपये प्रॉफिट हो रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे। तो यहाँ पे बताया गया है कि बाजार में लाभ कमाने वाले कौन है, यानी मार्केट में। अब हमने तो समझ लिया, आई होप कि आप सभी को भी समझ में आ गया होगा कि मार्केट में रियल में प्रॉफिट किसको हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे यदि हम बात करते हैं कि मार्केट में लाभ कमाने वाला कौन है, तो बाजारों की एक श्रृंखला रुई के उत्पादनकर्ता को सुपरमार्केट के खरीदार से जोड़ देती है, ठीक है। यानी जो मार्केट चेन होती है तो रुई के एक उत्पादनकर्ता यानी एक किसान को सुपरमार्केट के खरीदार से जोड़ देती है। इस श्रृंखला की हर कड़ी पर खरीदना और बेचना होता है, ठीक है। कि जैसे हम आपसे खरीदे, आप हमसे खरीद रहे हो, आपसे कोई और खरीद रहा है, किसी और से कोई और खरीद रहा है, यानी कि जो भी दैट मीन्स कि जो इसका उत्पादन करते हैं, बस हम आपको एग्जांपल ले रहे हैं, तो वो उनसे खरीद रहे हैं, यानी एक चैन बनी हुई है, ठीक है। जैसे उसने रुई उत्पादित की, किस व्यापारी को बेचा, व्यापारी ने जहाँ पे उसका जिनिंग मिल में ले जाके बेचा, उसके बाद उसने कुछ मतलब कारखानों में बेचा, सूत बनाने बुनकरों को दिया, यानी ये एक चैन चलती रहती है। उसके बाद वो क्या करते हैं, व्यापारी उनसे कपड़े लेते हैं, कपड़े ले जाके कारखानों में देते, कारखानों से कपड़े बनके फिर जो भी आयात निर्यात होती है मार्केट में सप्लाई होते हैं, तो बाजार की चैन पूरी बनती रहती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं तो क्या होता है कि फिर से यहाँ पे बता रहा है कि फिर से याद करें कि कौन कौन वे लोग थे जो खरीदने और बेचने की इस प्रक्रिया में सम्मिलित थे। क्या उन सभी को समान रूप से लाभ हुआ या लाभ की मात्रा अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रही, ठीक है। मतलब जितने भी लोग थे
जो भी रुई उत्पादनकर्ता से लेकर यहाँ जितने भी सुपरमार्केट के व्यापारी हैं उन तक में क्या सबको समान लाभ दिखा आपको? बिल्कुल नहीं दिखा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, लोगों के लिए अलग अलग रही है। कुछ लोगों ने बाजार में लाभ कमाया, जबकि कुछ को खरीदने बेचने से कुछ लाभ नहीं हुआ, ठीक है। यानी कि कुछ क्या किया कि उनको लाभ मिलता है, कुछ को खरीदने बेचने से कोई लाभ नहीं मिलता। बहुत परिश्रम करने के बाद भी उन्हें बहुत कम कमाया। क्या आप इस तालिका में जो भी यहाँ पे दिया गया है दर्शा सकते हैं? बताया गया है आपके लिए है कि आप इसको क्या करो, इस भी फिल करने के लिए है। आप अपने अकॉर्डिंग जितना भी हम समझे कि बाजार में अधिक लाभ कमाने वाले व्यक्ति कौन है, ठीक है। पहला सबसे ज़्यादा कौन कमाता है, देन उसके बाद कौन कमाता है, उसके बाद कौन कमाता है, ठीक है। बाजार में अधिक लाभ ना कमाने वाले कौन से व्यक्ति हैं? तो सिंपल सा आपको पता है कि एक व्यापारी जो होता है उसको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होती है, ठीक है। बाजार में लाभ कमाने वाला, अब यहाँ पे जो लगातार मेहनत कर रहा है उसको उसका मतलब की बात करें तो 10% भी नहीं मिल रहा है, तो क्या आप उसे लाभ कहेंगे? बिल्कुल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उसका तो वो मतलब 10% भी उसको नहीं मिल रहा उसकी मेहनत का, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखते हैं, यहाँ पे है बाजार और समानता। तो इसमें बताया गया है कि विदेशी व्यवसायी, यानी कि बाजार और समानता का मतलब क्या है कि मार्केट में समानता है, या जो हमारे एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ पे हमको समानता का अधिकार है। हम गर्व से कहते हैं कि हमारे संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को समानता का अधिकार दिया गया है, ठीक है। लेकिन क्या रियल में वो हमको मिल पाता है? और ये कई बार हम समझ चुके हैं और हमने हर एक चैप्टर में समझा है, हर एक फील्ड में, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट में भी समझा और संचार माध्यम में भी समझा कि समानता है कि नहीं। देन अभी भी यहाँ मार्केट में भी हम बात करेंगे समानता है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि विदेशी व्यवसायी ने बाजार में अधिक मुनाफा कमाया। क्या हुआ? जो विदेशी व्यवसायी थे वो बाजार में अधिक मुनाफा कमाया। उनकी तुलना में वस्त्र निर्यातक का लाभ मध्यम श्रेणी का रहा, ठीक है। यानी कि बात करें तो जो यहाँ से हमसे ले जाता, जैसे अमेरिका का कोई व्यापारी ले गया, वो 600 रुपये की खरीदता है और 600 रुपये उसको लाभ मिल जाता है, ठीक है। तो उसने ज़्यादा प्रॉफिट कमाया, यानी कि 600 रुपये उसका कुल लगता है, ठीक है। खरीदता तो 200 रुपये में, कुल 600 रुपये उसका खर्चा लगता है और वो 600 रुपये लाभ कमाता है। तो यहाँ पे विदेशी व्यापारी ने क्या किया? ज़्यादा लाभ कमाया। उसकी तुलना में जो वस्त्र निर्यातक था, यानी जिससे विदेशी व्यापारी ने लिया, वो मध्यम श्रेणी का लाभ कमाता है, यानी 100 रुपये ही हमने देखा उसको लाभ मिलता है। दूसरी ओर वस्त्र निर्यातक, हालांकि डबल लाभ दोनों को ही मिल रहा है, ठीक है। जैसे कि 1200 रुपये में 600 रुपये उसको भी लाभ मिल रहा है और 200 रुपये में 100 रुपये इसको भी लाभ मिल रहा है, यानी 50-50% का मिल रहा है, ठीक है। लेकिन इसको ये क्या है कि मध्यम श्रेणी का ही लाभ कमाता है। दूसरी ओर वस्त्र निर्यातक फैक्ट्री के कामगार मुश्किल से केवल अपनी रोजमर्रा की जरूरतों की पूर्ति लायक ही कमा सके, ठीक है। यानी कि जो कारखाने वाले थे, फैक्ट्री वाले थे, वो काम कारीगर थे, वो मुश्किल से अपनी रोजमर्रा की जीवन का भी नहीं कमा सके उसका पालन करने के लिए। इसी प्रकार हमने देखा कि कपास उगाने वाली छोटी किसान और इरोड के बुनकरों ने कड़ी मेहनत की, लेकिन बाजार में उन्हें उनके उत्पाद की उचित मूल्य नहीं मिला, ठीक है। व्यवसायी या व्यापारियों की स्थिति मतलब स्थिति बीच की है। बुनकरों की तुलना में उनकी कमाई अधिक होती है, ठीक है। क्या होता है कि जो व्यवसायी होते हैं और व्यापारी होते हैं उनके क्या होती है? स्थिति बीच में होती है। बुनकरों की तुलना में जो उनकी कमाई अधिक होती है, लेकिन निर्यातक की कमाई से बहुत कम होती है, ठीक है। हालांकि मतलब एक बुनकर की तुलना में इनकी कमाई काफ़ी ज़्यादा होती है, बट एक निर्यातक की तुलना में, दैट मीन जो अमेरिका का कोई कंपनी वाला ले जा रहा है यहाँ से, उनकी तुलना में व्यापारियों की भी जो आय है काफ़ी कम होती है, ठीक है। इस तरह क्या होता है कि बाजार में सब बराबर नहीं कमाते हैं, यानी कि समानता नहीं है, ठीक है। प्रजातंत्र में के अंतर्गत सबको बाजार में उचित मजदूरी मिलनी चाहिए। प्रजातंत्र या लोकतंत्र की बात करें तो इसका मतलब वही होता है, ठीक है। तो प्रजातंत्र में क्या बात की जा रही है कि सबको बराबर मजदूरी मिलनी चाहिए, यानी कि पूरा उचित दाम मिलना चाहिए, फिर चाहे वो कांता हो या स्वप्ना हो, ठीक है। हमने कांता की भी कहानी पढ़ी थी 6th क्लास में। तो चाहे यहाँ पे बताया जाए वो कांता हो या सपना हो, यदि परिवार पर्याप्त नहीं कमाएंगे तो वे अपने आप को दूसरों के बराबर समझेंगे कैसे, ठीक है। यदि वो पर्याप्त नहीं कमा रहे हैं तो वो अपने आप को दूसरों के बराबर कैसे समझेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि एक और बाजार
लोगों को काम करने उन चीज़ों को बनाने और बेचने का अवसर देता है जो वे उगाते या बनाते हैं। किसान यहाँ रुई बेच सकता है तो बुनकर अपना बनाया हुआ कपड़ा। दूसरी ओर बाजार के से धनवान और शक्तिशाली लोग ही प्रायः सर्वाधिक कमाई करते हैं। ये वे लोग हैं जिनके पास पैसा है, अपने कारखाने हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं और बहुत ज़मीनें हैं। गरीबों को अनेक चीज़ों के लिए धनी और शक्तिशाली लोगों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है, जो भी गरीब होते हैं, इनके और गरीब होने का कारण आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कि ये और गरीब क्यों होते जाते, क्योंकि इनको कर्ज में ही ये इतना डूब जाते हैं कि इनको अपनी मतलब जितना कमाए ये कर्जा आधा चुका दे। जैसे हमने स्वप्ना का देखा कि उसने कर्ज लिया, कर्ज के बाद उसने 6,000 का तो बेचती है, ऊपर से 3,000 उसका पूरा वो व्यापारी ही ले लेता है। ठीक है, अब 3,000 उसको 4 महीने की मेहनत का 3,000 रुपये देता है। अब उतने में से उसका 10 दिन का भी खर्चा नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात की गई है कि गरीबों को उनके ऊपर ऋण के लिए, जैसा कि छोटी किसान स्वप्ना के मामले में हुआ, कच्चा माल प्राप्त करने और अपना सामान बेचने के लिए, जैसा दादन व्यवस्था में बुनकरों के साथ हुआ। ठीक है, ये दादन व्यवस्था आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था दादन व्यवस्था से कि दादन व्यवस्था क्या है, इससे आप क्या समझते हैं, क्या ये उचित है या अनुचित है, ये सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा। उसके बाद आता है और प्राय क्या होता है, नौकरी प्राप्त करने के लिए, जैसा वस्त्र के कारखाने में कामगारों के साथ हुआ, निर्भर रहना पड़ता है। इस निर्भरता के कारण बाजार में गरीबों का शोषण होता है। ठीक है, इस निर्भरता के कारण क्या होता है, बाजार में गरीबों का शोषण होता है, क्योंकि ज़्यादातर गरीब धनी आदमी पर ही निर्भर रहते हैं। या तो उसके घर में काम कर रहे हैं तो उन पे डिपेंड रहेंगे, या तो मतलब उनसे कर्ज ले रहे हैं तो भी उन पे डिपेंड रहेंगे। यानी कि जो भी गरीब आदमी होता है वो एक पैसे वाले आदमी पे ही डिपेंड रहता है। ठीक है, और इस कारण वो लोग क्या करते हैं, इनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं और अच्छा खासा फ़ायदा उठाते हैं। हम सभी ने देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा। यदि आप में से कोई गरीब फैमिली से बिलोंग करते हो तो वहाँ पे भी आपको बहुत मतलब अच्छे तरीके से ये सारी घटनाएं पता होंगी। ठीक है, और यदि रिच फैमिली से भी हो तो भी पता होगी। मैं नहीं कहती सब होते हैं ऐसे, बहुत से ऐसे होते हैं जिनमें इंसानियत कूट कूट के भरी होती है, बट बहुत ऐसे होते हैं जो तो इंसानियत को पाने की तरह पी गए होते हैं। ठीक है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एक गरीब इंसान मतलब कि गरीब है वो या कि अच्छा देखने में नहीं है, तो मतलब उसको भी थोड़ा बहुत इज्जत मिलनी चाहिए। और ऐसा नहीं करते लोग कि हम उसको भी थोड़ा बहुत इज्जत दें या सम्मान माने। ठीक है, उसके बाद आता है कि इन समस्याओं के समाधान के लिए भी रास्ते हैं, जैसे कि उत्पादक मिल कर सहकारी संस्थाएं बनाएं। यानी कि इसके यदि समाधान की हम बात करें तो समाधान भी हो सकते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन ज़रूर होता है, आपके पास नहीं तो अगले के पास ज़रूर होगा। आप देखते हो कि जो काम आप बोलते हो ये मेरे से नहीं हो पाएगा, आगे वही बंदा आपको सुनने को मिलता है कि उसने तो कर दिया, तब वो भी इंसान है, उसने कैसे कर दिया। ठीक है, यानी आपको समझना चाहिए कि हर एक प्रॉब्लम का सलूशन हो। जैसे बहुत से बच्चे होते हैं, मैंने सुना कि बोलते हैं मेरे से यूपीएससी नहीं हो पाएगा, बहुत टफ है। ठीक है, लेकिन आप वहीं पे सुनोगे कि ऐसे बच्चे मतलब निकल रहे हैं। अभी 4 अक्टूबर को जो भी पेपर होने वाला, बहुत से बच्चे देंगे। उसके बाद अभी जो मंगलवार को रिजल्ट आया, इसके मंगलवार को, ठीक है, वहाँ पे बहुत से बच्चे मतलब 829 बच्चों का आया, वो सभी सेलेक्टेड थे। ठीक है, यानी उनसे हो पाया, उन्होंने तो नहीं कहा हमसे नहीं हो पाएगा। तो ऐसा कोई काम है ही नहीं जो हमसे ना हो पाए। ठीक है, मुझे तो लगता है कि एक इंसान के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। हम माउंट एवरेस्ट में चढ़ सकते हैं, हम आसमान में जा सकते हैं, चंद्रमा में जा सकते हैं, फिर क्या नहीं कर सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं। बस हमारे अंदर वो ताकत हिम्मत होनी चाहिए, हाँ हम कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद तो हम बिल्कुल कर सकते हैं। और जब तक हम बहाने बनाएंगे ना, यकीन मानो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे कभी भी। कि हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको पहले समझते हैं, फिर मैं थोड़ा सा बताऊँगी आपको।
यहाँ पे क्या होता है कि मतलब उत्पादक मिलकर सहकारी संस्थाएं बनाएं और कानून को दृढ़ता से पालन हो। ठीक है, अंतिम अध्याय में हम यहाँ पे पढ़ेंगे तवा नदी पर मछुआरों ने कैसे सहकारी संस्था प्रारंभ की। ठीक है, इसका जो लास्ट अध्याय है वहाँ पे हम बात करेंगे कि जो भी तवा मछुआर थे वो कैसे अपना पूरा जो भी सहकारी संस्था थी उनका प्रारंभ किया। जैसे हमने बुनकर में भी देखा था कि वहाँ पे वो लोग कैसे करते हैं। ठीक है, यानी कि मेन है कि जब तक हम सोचेंगे नहीं कि किसी भी प्रॉब्लम का सिलूशन कहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, यदि सपोज हमारे पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए, फट गए, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि मन मार के बैठ जाए यार मेरे पास कपड़े ही नहीं है, 2 रुपए में भी हमारा काम हो सकता है। ठीक है, यानी कि हम कपड़ों को सिल के पहन सकते हैं, तो कपड़े हमारे पास हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन यदि हमने सोच लिया कि यार मेरे पास तो अब कपड़े ही नहीं, मेरे फट गए, अब मैं क्या करूं, उसके बाद क्या होगा, बस मतलब करना नहीं है कुछ, हमने सोच लिया, तो हमारा क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। मतलब हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम तो बिना कपड़ों के रह जाएंगे ना। सपोज यहाँ पे आप इमेजिन करिए कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बहाने बनाते हैं, मुझे कोचिंग नहीं मिल रही है, मुझे अच्छी किताबें नहीं मिल रही है, मुझे अच्छे गाइडेंस नहीं मिल रहा है। लेकिन जब तक आप बहाने बनाओगे, बहाने मिलते रहेंगे। ठीक है, लेकिन जिस दिन से आप उसका सोल्यूशन ढूंढना शुरू कर दोगे कि कोचिंग नहीं मिल रही है, यानी बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बिना कोचिंग के क्रैक किया। ठीक है, पहली बात। उसके बाद आपको वहाँ से सीख मिल जाएगी। उसके बाद आपको बुक्स नहीं मिल रही हैं, बहुत मतलब कि ये क्या बहाना हुआ है कि मुझे बुक नहीं मिल रही। मेरे कॉलेज में एक लड़का था, उसने बोला कि मतलब सर से बोल रहा था, सर मुझे तो MPPSC करना था लेकिन उसका सिलेबस ही चेंज हो गया, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा। भैया मैं मतलब क्या, मतलब बोला कि मुझे अब इतना पैसा नहीं मिल रहा। तो मतलब आपको बहाने बनाना है। ठीक है, सच में करना नहीं है। यदि करना होता तो ऑनलाइन इतने सोर्सेज अवेलेबल हैं कि आप पढ़ नहीं पाओगे, वो वहाँ पे इतने ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि आपके काम भर के लिए बहुत कुछ मिल जाएगा, बहुत कुछ। आपको कुछ भी मतलब हो सकता है कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम लाए, लेकिन जब आप स्टार्ट करोगे किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करोगे तभी कुछ हो पाएगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने सोच लिया कि भैया ये तो हमसे होगा ही नहीं, ये बड़े बड़े तो कर नहीं पाते, हम कहाँ कहाँ ठहरे गरीब आदमी कहाँ कर पाएंगे, तो फिर हमारा दिमाग वहीं चलता रहता है और इसी वजह से फिर हम और नीचे दबते जाते हैं। ठीक है, लेकिन जिस दिन हौसला बुलंद हुआ ना कि हम तो कर ही लेंगे, हम ही है वो जो कर सकते हैं, अदरवाइज कोई नहीं कर सकता। ठीक है, उस दिन कोई रोक भी नहीं सकता आपको कि आप नहीं कर पाओगे। इसलिए एक बात, बहाना मत बनाया करो, कभी भी बहाने नहीं बनाया करो कि नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, या मेरे पास ये चीज़ नहीं है, या मेरे पास वो चीज़ नहीं है। यार आप देखो जितने भी लोग अभी तक सक्सेस हुए हैं, ठीक है, उन्होंने यदि ट्रेन का आविष्कार हुआ, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार हुआ और जो हेलीकॉप्टर का आविष्कार हुआ, क्या वो कहीं कुछ लेने गए थे? नहीं, उन्होंने किसी ने मतलब जितना भी था सब कुछ उन्होंने प्रकृति से ही सीखा। हमारे उनके पास भी कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था कि क्या करेंगे। अब न्यूटन ने हमारे सेब को गिरते देख के गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत ही दे डाला, तो क्या वो मतलब हमने देखा कि सेब गिरता है, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता भैया, एक ऊपर लगा है वो गिराया। ठीक है, लेकिन उन्होंने दिमाग लगाया कि आखिर ये गिरता है तो क्यों गिरता है, कोई तो वजह होगी ना। उन्होंने पूरा सोच समझ के पूरा अपना सिद्धांत ही पूरा उसका बना डाला कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत कैसे होता है। हेलीकॉप्टर आपने देखा होगा जो भी बनाए, तो वहाँ पे उन्होंने टेबल पे उछला, उन्होंने देखा कि यार मैं उछल रहा हूँ, मतलब मैं उड़ सकता हूँ, उन्होंने वो चीज़ बनानी स्टार्ट कर दी। आपको पता है कि जो ट्रेन का इंजन है पहले भाप से चलता था। ठीक है, यानी कि आपने कहानी भी सुनी होगी कि वो खाना बना रही थी उनकी मम्मी, और उन्होंने देख रहे, मतलब जब आपको पता है कि अब तो कुकर है, पहले नहीं था, वो जो भी उसकी हंडी होती थी और उसमें ढका था जो बर्तन ऊपर पात्र, वो उछल रहा था। ठीक है, जब वो अंदर से उसकी भाप आ रही थी वो उछल रहा था। आपको पता है जब आप चावल बनाओगे या दाल बनाते हो तो वहाँ पे जो भाप आती है अंदर से, तो वो क्या करती है, बहुत ज़्यादा उससे भाप निकलती है। ठीक है, तो वो उछलता है, बर्तन जो ऊपर ढका रहता है। उन्होंने देखा कि ये उछल रहा है, यानी कि इससे मतलब कुछ हो सकता है, बन सकता है, और उसी कारण भाप से इंजन, सबसे पहले भाप से ही चलने वाले इंजन बने थे ट्रेन के। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने कहीं पे नहीं गए,
यानी उन्होंने बहाने नहीं बनाए, और यदि बहाने बनाए होते ना तो हम लोग आज पैदल ही चल रहे होते, ठीक है, तो पद यात्रा ही कर रहे होते और कुछ भी हमारे पास नहीं होता यदि वो भी बहाने बनाते तो, ठीक है। और एपीजे अब्दुल कलाम हमारे एक सबसे बोले तो महान, मतलब बात करें तो मार्गदर्शक के रूप में है ही है कि उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, उनकी लाइफ में कितनी मुश्किलें नहीं आई, उनको बनना क्या था, क्या बन गए, उनको उनकी इच्छा अनुसार मिला नहीं, लेकिन उन्होंने बहाने कभी नहीं बनाए। वो गरीब थे तो उन्होंने ये बहाने नहीं बनाए कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं पढ़ूंगा नहीं, ठीक है। उन्होंने कोशिश की कि भैया मेरे पास पैसा नहीं, तो पैसा कहाँ से आएगा। अखबार बेचते थे एपीजे अब्दुल कलाम जी, जो कि भारत के राष्ट्रपति बने, पहले मिसाइल मैन बने, तो वो एक अखबार बेचते थे अपनी पढ़ाई के लिए, अपने खर्चे के लिए, कि वो मतलब वो बहाना बना के बैठ जाते। आप इमेजिन करो यदि वो बहाना बना लेते तो क्या इतना फेमस हो पाते, कभी नहीं हो पाते। लेकिन उन्होंने बहाना नहीं बनाया, जो भी प्रॉब्लम्स थी उसका सिल्यूशन ढूंढने की कोशिश की। सो मैं इसीलिए कह रही हूँ, यहाँ पे हर एक प्रॉब्लम का सिल्यूशन होता है, चाहे आपकी लाइफ का हो, चाहे आपके बाहर का वालों का हो, घर वालों का हो, कोई भी प्रॉब्लम्स आता है पढ़ाई से रिलेटेड, किसी से भी रिलेटेड, मेरा कहने का मेन मकसद था कि आप लोग सबसे पहले उस बहाने का सिल्यूशन ढूंढा करो, ठीक है। ये नहीं कि मेरे पास ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बुक नहीं है भैया, आप बुक नहीं ले सकते हो। अब बहुत से बच्चों के पास होगा कि लॉकडाउन चल रहा है, मैडम बुक तो मिलती नहीं मुझे, मैं क्या करूं। अरे ऑनलाइन आपको सब कुछ मिल जाएगी, इतनी अच्छी सुविधा है, आप इतनी अच्छी मतलब जो अभी जनरेशन चल रहा है आप उसमें पैदा हुई हो, ठीक है। आप बात करें तो 1987 के नहीं हो आप, अभी मतलब कि अभी आपकी जो जर्नी है ना, बहुत आप कह सकते हो कि एक तरह से इजी टाइप की है, ठीक है। यानी कि सब कुछ आपको मिल रहा है आपके हाथ में, यदि एक एंड्रॉयड फ़ोन है तो वहाँ पे आप सब कुछ भी कर सकते हो। और जितने भी मुझे सुन रहे हो तो बिल्कुल एंड्रॉयड फ़ोन होगा ही, तभी आप मुझे सुन पा रहे हो, अदरवाइज नहीं सुन पाते, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट। और आप लोग मेरी बात जो मैं बताती हूँ प्लीज़ उस पर थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं पर थोड़ा बहुत ज़रूर गौर किया करिए, और ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, ठीक है। और यदि आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, आप कुछ अच्छा करते हो तो मुझे भी बहुत खुशी होगी। सो ऑल द बेस्ट।